नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो ये पार्ट थर्ड का पेपर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र राजनीति विज्ञान का, तो उसके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है आपकी गुट निरपेक्षता। तो आज अपन गुट निरपेक्षता के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो लगभग परीक्षा में गुट निरपेक्षता जो टॉपिक है इसमें से हर साल सवाल पूछा जाता है, चाहे छोटा सवाल पूछा जाए चाहे 20 नंबर वाला निबंधात्मक सवाल पूछा जाता है। लेकिन लगभग जैसे अपन बात करें 20 नंबर का सवाल इसमें ज्यादा पूछने के चांसेस हैं भाई। गुट निरपेक्षता से विश्व राजनीति में कौन सा प्रभाव पड़ा, इसकी कौन सी विशेषताएं, कौन सी शर्तें इसकी हैं गुट निरपेक्षता में शामिल होने के लिए, इसका जो सामान्य परिचय है, इसके जो जनक है, कर्णधार है, उन चीजों के बारे में आपसे छोटा या बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट यानी गुट से अलग रहने की नीति, ठीक है, गुट निरपेक्षता का तो ये एक थोड़ा नेगेटिव सा भी शब्द प्रतीत होता है। गुट निरपेक्षता यानी गुटों से अलग रहने की नीति, गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो ये तो अब सादा सीधा सा हो गया गुटों से अलग रहने की नीति। लेकिन जो इसका जन्म है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसका जो जन्म है गुट निरपेक्षता का हुआ, यानी कि कहने का मतलब शीत युद्ध के दौरान, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध शीत युद्ध के दौरान। तो शीत युद्ध के दौरान जो है पूरा विश्व है दो गुटों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। एक गुट का पूंजीवादी का जो अमेरिका नेतृत्व कर रहा है और साम्यवादी गुट का जो है सोवियत। अब उसी समय कुछ नवोदित राष्ट्रों का जन्म होता है, उनकी स्वतंत्रताएं होती हैं जो पहले निवेश का शिकार रहे हैं। तो वो देश यानी कि नवोदित जो राष्ट्र हैं, अभी विकास की प्रक्रिया में है, विकासशील राष्ट्र हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई अपन कौन सी ग्रुप में शामिल हो या अपन किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो। तो उन देशों का जो एक समूह है बना, उसको अपन गुट निरपेक्षता की श्रेणी में रख सकते हैं। अब अपन इसके बारे में थोड़ा विस्तृत तौर से पढ़ते हैं कि गुट निरपेक्षता से जन्म, उसका सामान्य परिचय क्या है। गुट निरपेक्षता का जो शब्द का भारतीय संदर्भ में अपन बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कोई बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी, यानी कि पहले से इसकी योजना थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। यानी कि जो नए राष्ट्रों का जो उदय हुआ, अभी जो स्वतंत्र हुए हैं, उन पर किसी विकसित कंट्री का या किसी शक्तिशाली कंट्री का आधिपत्य दोबारा से ना जमा हो, तो उसको रोकने का एक प्रयास था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल अवधारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। यानी कि जो बात मैंने अभी कही कि जो नवोदित राष्ट्र है उनको शक्तिशाली राष्ट्रों से बचाया जाए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी। वहां आज गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या 116 हो गई है। लगभग 116 से भी ज्यादा हो गई, लगभग 120 की लगभग हो गई होगी। तो 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला इसका गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ और उस समय उन देशों की गुट निरपेक्षता में शामिल देशों की संख्या 25 थी। तो गुट निरपेक्ष आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष संस्थापक सदस्यों के नाम कौन कौन से, उसमें जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो के तीन जो नेता रहे। जवाहरलाल नेहरू थे, एक यूगोस्लाविया के थे और मिस्र के नेता थे नेहरू, नासिर और मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उदय जो गुट निरपेक्षता का जो उदय है वो
हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटों सोवियत और अमेरिकी गुट में विभाजित हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा, यानी कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था, यानी कि जो अमेरिका गुट था तो एशिया के देशों पर वो बार बार दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, ठीक है। लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि वो गुट में रहना नहीं चाहते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को स्वीकार करते थे, यानी कि जो साम्यवाद का प्रसार कर रहा था सोवियत संघ और एक तरफ पूंजीवाद था, तो वो एशिया के जो राष्ट्र थे वो दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते हैं, यानी कि उनको ये था कि जो नए राष्ट्र उदय हुए हैं तो तीसरी शक्ति का वो रूप ले सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुटनिरपेक्षतावाद एशिया के नवजागरण की प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने इस नीति का पालन शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन शुरू करना कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की अवधारणा को काफी मजबूत बनाया, ठीक है। तो आप याद रखिए नेहरू, नासिर और टिटो, ये तीनों नाम आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को स्थापित करने वाले विचारक नेहरू, नासिर और टिटो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखिए जो गुटनिरपेक्षता की नीति पीछे 4 दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं, यानी पिछले 4 दशक से ये नीति लगातार चल रही है। फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सभी गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे एक कारण यह है कि गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी गुटनिरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियां फैली हुई हैं, यानी कि गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो सब जो विचारक है, राजनीतिक विचारक है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दिलचस्पी रखते हैं वो सब इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। द्वितीय, गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुटनिरपेक्षता के सही अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद पैदा हो गए हैं। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किस पक्ष को कितनी प्रमुखता दी जाए। तीसरी बात यह है कि जहां गुटनिरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है वहां प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना व्यक्तिगत अथवा क्षेत्रीय मंच भी है जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। मानो प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश एक साथ 2 भिन्न स्तरों पर काम कर रहा हो, विश्व स्तर पर तथा व्यक्तिगत अथवा क्षेत्रीय स्तर पर। तो ये तो गुटनिरपेक्षता के बारे में जो अलग अलग लोगों में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके बारे में। गुटनिरपेक्षता शब्द जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है उसका बोध कराने के लिए एकमात्र यही शब्द नहीं है और न यह सबसे संतोषजनक शब्द है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा और वे इससे बहुत प्रसन्न भी नहीं थे, क्योंकि यह शब्द प्रकृतः एक निषेधात्मक ध्वनि है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तथा स्वतंत्र और सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण शक्ति सह अस्तित्व भी कहा गया है। यानी कि इसके अलग अलग गुटनिरपेक्षता के जो शब्द हैं वो काफी विचारकों के द्वारा कहे गए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक जॉन श्वार्ज़नबर्गर, उन्होंने इसके अलग अलग रूप बताए। जॉन श्वार्ज़नबर्गर ने
निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की और निरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया। ये 6 अवधारणाएं हैं: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता। यानी कि जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर जो है उन्होंने निरपेक्षता की अलग अलग सारी विशेषताएं 6 विशेषताएं बताई हैं। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं बताता है? नंबर 1 है अलगाववाद, दूसरी है प्रतिबद्धता, अलगाववाद को पहली विशेषताएं बताते हैं, दूसरी बताते हैं अप्रतिबद्धता, तीसरी बताते हैं तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता। तटस्थता और तटस्थीकरण और अगली विशेषता एकपक्षवाद और असंलग्नता। और नंबर 6 है असंलग्नता। यानी कि वो 6 विशेषताएं बताते हैं इसकी: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता। तो अलगाववाद से क्या तात्पर्य बताते हैं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर? ऐसी नीतियों का समर्थन करता है अलगाववाद, ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिससे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या बिल्कुल अलग रहे। ये विचार रहे हैं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। इन्होंने 6 विशेषताएं इसकी बताई: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता। तो जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर जो है अलगाववाद की नीति बताते हैं कि विश्व राजनीति में अलग रहने की नीति पर वो बताते हैं कि अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या बिल्कुल अलग रहे। दूसरी बात बताता है अप्रतिबद्धता। यानी अप्रतिबद्धता से क्या को बताता है कि अप्रतिबद्धता का अभिप्राय इन्हीं 2 अन्य शक्तियों में समान संबंध रखते हुए उनमें किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न रहना। यानी कि 2 अन्य शक्तियों में समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। यानी अगर 2 महाशक्तियों से उनके संबंध है तो किसी एक से पूर्णतः प्रतिबद्ध न होना। तीसरी वो तटस्थता की बात बताते हैं कि एक देश की वह कानूनी और राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। जैसे मान लीजिए 2 राष्ट्रों के साथ उसके संबंध है और युद्ध की स्थिति है तो दोनों राष्ट्रों में से किसी के साथ भी जो है साथ न देना, अपनी स्थिति पर तटस्थता बनाए रखना। नंबर 4 की बात करते हैं तटस्थीकरण की अपन बात करते हैं, अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। स्विट्जरलैंड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि वो अपनी जगह तटस्थ है और उस स्थिति को वो कभी नहीं छोड़ सकता, तो वो तटस्थीकरण की स्थिति बताता है। फिर बात बताते हैं एकपक्षवाद की। एकपक्षवाद इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं करते। यानी कि जो शस्त्रों का प्रयोग है, निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए। यानी कि जो शस्त्रों का जो बढ़ावा है उसको नहीं देना चाहिए और देशों की परवाह उसको नहीं करनी चाहिए कि और देश ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 6 की बात करते हैं अपन असंलग्नता। तो विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य और इस संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह
बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर ने जो निरपेक्षता की जो 6 रूप बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं। तो नंबर पहला है अलगाववाद या प्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और जो है असंलग्नता। ये 6 आपको याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, कौन से देश गुटनिरपेक्षता में शामिल हो सकते हैं। तो शीत युद्ध से पृथक्करण की गुटनिरपेक्षता का सार तत्व है यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ही ना लें, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जाता है या भाग लिया जा सकता है। सन 1961 में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधार थे नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए। यानी कि 1961 में जो गुटनिरपेक्षता का जो सम्मेलन हुआ बेलग्रेड, इसमें नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके जो आधार स्वीकार किए वो कौन कौन से थे कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, तीसरा है सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, और नंबर 5 है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत ना दी हो। यानी कि गुटनिरपेक्षता की उन्होंने एक नींव रखी, एक आधार रखा कि ये शर्तें जो पालन करेगा वो गुटनिरपेक्षता का सदस्य हो सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं ये आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं कि उसकी एक स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, ठीक है, उस पर किसी देश का दबाव ना हो, किसी शक्तिशाली गुट के साथ उसका समझौता ना हो, और किसी शक्तिशाली देश का उसके देश में जो है सैनिक अड्डा स्थापित नहीं होना चाहिए। अर्थात वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य वो ना हो। दूसरे शब्दों में एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनसे दूर रहने वाले देश ही गुटनिरपेक्षता का जो है दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब संक्षेप में गुटनिरपेक्षता का जो अभिप्राय है, अपनी स्वतंत्र रीति नीति, गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनुचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबंध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही खंडन या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है। यानी कि गुटनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ है तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति या रीति। अब अपन देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी सदस्यता की शर्तें क्या है, वो देखते हैं अपन। जो गुटनिरपेक्षता के मानदंड हैं उनके अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जारी कर सके तो उतना ही काफी है। इसे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलन का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। एक मानदंड यह है कि सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित अर्थात गुटनिरपेक्ष समझे जाने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक मानदंड यह है कि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता अर्थात वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो यह समझौता संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने इसके मानदंड है वो बताए गए हैं, तो इसके आधार से समझाया गया है। अब अपन पढ़ते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन देने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि ऐसे कौन से कारक रहे जिनसे कि गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ या उदय हुआ, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति को जो है प्रोत्साहन मिला। तो सबसे पहला एक कारण रहा शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था रही, सैनिक गुटों से पृथक रहना, अपने प्रतिकूल वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की
आकांक्षा, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा और आर्थिक कारक। तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन से हैं वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़े गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, यानी कि गुटनिरपेक्षता का जो जन्म हुआ है वो किन कारकों को देखते हुए हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहला शीत युद्ध, सैनिक गुटों से पृथक रहना, नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक कारक, नंबर 4 स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा, और नंबर 5 है आर्थिक कारक। यानी कि इन कारकों की वजह से जो है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला और गुटनिरपेक्षता को यानी कि उदय या जन्म देने के कारक ही रहे हैं। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध के दौरान ही जो है गुटनिरपेक्षता का जो जन्म हुआ है, यानी कि जो पूरा विश्व है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, और जो स्वतंत्र हुए देश उस समय उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाने की सोची। दूसरा कारण मैंने बताया सैनिक गुटों से पृथक रहना, यानी कि उस समय अनेक सैनिक गुट बन गए थे और वो देश ये चाहते थे कि हम इन सैनिक गुटों में जो है भाग ना लेकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें। तो सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं, यानी कि शीत युद्ध। तृतीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव व मनुष्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया, और शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी गई। तो ये एक शीत युद्ध कारक रहा। नंबर 2 की बात करते हैं सैनिक गुटों से पृथक रहना, यानी कि वो नवोदित राष्ट्र उस समय सैनिक किसी भी प्रकार के गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। नंबर 3 की बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का एक प्रमुख जो कारण रहा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारक रहा। वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशोषण से एकदम मुक्त प्रतीत हों। उन्होंने महसूस किया कि वे गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब किसी विशिष्ट प्रसंग या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए तो वे नीति और कार्यवाही की स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप से और दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता को सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। यानी कि देशों के पास मनोवैज्ञानिक कारक भी रहा कि वास्तव में इन गुटों में शामिल होने से कुछ नहीं, अगर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रहेगी तो हम उस मत को अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक प्रकट कर सकते हैं। विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा, यानी कि वो जो देश नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं वो अपनी छाप छोड़ने के लिए विकसित कंट्रियों की श्रेणी में आने के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए वो आतुर थे, और यानी कि उन्होंने एक अलग संगठन की जो बात है वो बनाने की सोची। शक्तियों के प्रभाव में शामिल होने की उन्होंने बात नहीं समझी, तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए गुटनिरपेक्षता के ध्यान दिया। एक अपन बात करते हैं कि आर्थिक कार्य, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अगर सुधारी जाए तो उन्होंने अपना ये फायदा देखा कि वास्तव में गुटों में शामिल होना ठीक नहीं है। तो इन सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और रहन सहन का स्तर नीचा था, अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय त्वरित और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था कि अगर उनकी स्वतंत्र नीति रहेगी, वो अलग रहेगी, तो क्या मालूम उनका आर्थिक विकास जल्दी हो जाए। परंतु इसके लिए न तो उनके पास पूंजी और न तकनीकी कौशलता है, तो उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीति को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीजें कोई शर्त रखे बगैर जहां भी मिल सकती थी मिल जाए, क्योंकि उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी भी ग्रुप में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। उन्होंने साफ लगा कि अगर वे किसी एक ग्रुप में शामिल हो गए तो एक से अधिक स्रोतों को सहायता मांगने के अपेक्षित स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा, यानी कि उसी देश का दबाव जो है उनको झेलना पड़ेगा। तो ये एक आर्थिक कारक भी रहा। तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक ये रहे शीत युद्ध, सैनिक गुटों से पृथक रहना, मनोवैज्ञानिक कारक, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा और आर्थिक कारक। तो आपको परीक्षा में जैसे पूछा जाए गुटनिरपेक्षता का सामान्य
बताया कि ताकि जो